Hi, welcome again to the advanced series of Artificial Intelligence and Machine Learning। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड CEO आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि कैसे हमने कोविड-19 के डेटा को फिच किया था, वो भी लाइव APIs के थ्रू। अब आज के इस सेशन के अंदर हमने ये देखना है कि उस डेटा को हम कैसे एनालाइज़ करेंगे। अब उस डेटा को मेरे को एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ का मतलब है उसमें से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, जिसके अंदर हम डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस दोनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं किस कॉलम के अंदर कितने % वैल्यूज़ मिसिंग है, किस रो में कितनी % वैल्यूज़ मिसिंग है और उसको कैसे क्लीन किया जाता है। हालांकि डेटा क्लीनिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से पूरे का पूरा सेशन बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने दो सेशंस डिस्कस किए थे डेटा क्लीनिंग के अंदर, एक मेलबर्न हाउस डेटा और एक मूवीज़ का डेटा, जिसके अंदर प्रॉपर डेटा क्लीनिंग मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे मोस्टली हम फोकस करेंगे डेटा एनालिसिस के ऊपर, बट स्टिल मैं यहाँ पे कुछ पार्ट डेटा क्लीनिंग का यहाँ पे टच करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो 3 लाइब्रेरीज़ को यूज़ करूँगा, एक पांडास को, एक नमपाई को और एक मैटप्लॉटलिब को। यहाँ पे मैं डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन तीनों को मैं एक साथ यहाँ पे आपको शो करूँगा कि कैसे हम यहाँ से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कुछ हम यहाँ पे प्रेडिक्ट भी करेंगे बिना मशीन लर्निंग के। तो जिन लाइब्रेरीज़ को हमें इंपोर्ट करना है, दैट इज़ इंपोर्ट pandas as PD and import numpy as NP and import matplotlib dot pyplot as PLT। तो अगर आपने पहले डेटा साइंस को नहीं पढ़ा है, देन आप मेरे पिछले सेशन देख सकते हो जिसमें डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन का मैंने एक्सप्लेन किया है। बट स्टिल अगर आपको ये चीज़ें आती हैं देन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो 3 लाइब्रेरीज़ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब को। अब मेरे को वही CSV फाइल को मैं रीड कर लेता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने जनरेट करी थी, जिसको मैंने PD.2_CSV में सेव किया था, जिसका मैंने नाम दिया था COVID-19 India.CSV। अब उसी फाइल को रीड करते हैं जिसमें 5 जुलाई तक का मेरे पास पूरे का पूरा डेटा अवेलेबल था। सो PD.read_CSV, जिसके अंदर जो मैंने ऑलरेडी वही कॉलम्स उठाए थे जो मेरे को ज़रूरी थे, उसी को मैं यहाँ पे एनालाइज़ करने वाला हूँ। जिसको मैंने लिखा था COVID-19 India.CSV एंड इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सो अगेन वेरिएबल मैंने DF ले लिया। अब इसमें यहाँ पे एक कॉलम ऐसा है जिसका कोई नेम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये किसी काम का नहीं है। देन नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, डेट अनाउंस्ड क्या है, एज ब्रैकेट है, जेंडर है, डिटेक्टेड सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, करंट स्टेटस है और डे मंथ ईयर, जो हमने 3 डिफरेंट कॉलम बनाए थे लास्ट के सेशन में। इसी डेट अनाउंस को हमने 3 डिफरेंट कॉलम में स्प्लिट कर दिया था, जिसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। हर मंथ में कितने आ रहे हैं, हर ईयर में कितने आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये जो आ चुका है मेरे पास, अब इसमें से मेरे को ये कॉलम नहीं चाहिए फर्स्ट वाला, तो ये 0th वाला जो कॉलम है ये हटा देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे df.iloc मेथड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे रो सारी चाहिए, कॉलम नंबर 1 से लेके सारे कॉलम दे दो और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ। ये मेरा एक्चुअल में डेटा है जिसको मेरे को एनालाइज, विजुअलाइज और क्लीन करना है। तो ये मैंने इसको डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं अपने ओवरऑल डेटा फ्रेम को। तो मैं data.info नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे को ये पता चल जाएगा कि टोटल कॉलम्स जो हैं वो मेरे पास इतने हैं और 1,39,185 एंट्रीज़ हैं और इसमें नंबर ऑफ़ केसेस में कितनी एंट्रीज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट मेरे पास 1,39,000 के आसपास हैं, सेम फॉर द डेट अनाउंस। लेकिन अगर मैं एज की बात करूँ, मेरे पास सिर्फ 56,582 रोज़ ऐसी हैं जिसमें मेरे पास एज अवेलेबल है। सेम मेरे पास जेंडर में भी सेम 59,376 एंट्रीज आर अवेलेबल फॉर द जेंडर कॉलम आउट ऑफ 1,39,185 एंट्रीज़। सेम डिटेक्टेड सिटी की बात करूँगा तो बहुत कम डेटा मेरे पास अवेलेबल है सिटी का, ऑलमोस्ट डेटा मेरे पास मिसिंग है सिटी। तो मैं सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास डेटा ही नहीं है। सो डिटेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखना हो, इसमें ओवरऑल सारी वैल्यूज़ हैं, सेम फॉर द स्टेट, स्टेटस, मंथ, डे, ईयर, तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट, ये मेरे पास ओवरऑल डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज़ नल, तो जिस कॉलम में वैल्यू नल होगी वो ट्रू कर देगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है तो ये ट्रू कर देगा और इसको फॉल्स कर देगा। तो मेरे को चेक करना है कहाँ पे नल वैल्यू है, तो ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग उसने मेरे को पूरे का पूरा डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, जितनी वैल्यू ट्रू हैं उन सभी को क्या कर देना है, सम कर देना है। तो यहाँ पे मैं सम फंक्शन को अप्लाई कर दूंगा।
ये मैंने सम कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट सम कैसे करता है, कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, दैट मीन्स कॉलम वाइज मेरे को सम चाहिए, तो हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है वो उसने शो कर दी। तो x इज 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, जितने भी मेरे पास यहाँ पे कॉलम शो कर रहा है, इसको सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ताकि पता चल जाएगा कि डेट अनाउंस में 71 वैल्यूज़ मिसिंग है, डे में 71 वैल्यूज़ मिसिंग है, 71 में 71 वैल्यू मिसिंग है, मंथ में, ईयर में 71 वैल्यूज़ मिसिंग है। मतलब ये वो वाली वैल्यू मिसिंग दिखा रहा है जो लास्ट में उसने सिर्फ रो नंबर पास किया था और बाकी वैल्यूज़ खाली जोड़ दी थी, राइट। तो वो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि उसमें डेटा नहीं है, तो उसको क्लीन किया जा सकता है। यही अगर डिसेंडिंग में करना हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो आपका पूरे का पूरा डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं जितनी मेरी लेंथ है ओरिजिनल डेटा की, तो मेरा डेटा क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, जिसमें मेरे को बता देगा कि हर कॉलम में कितने % डेटा मिसिंग है। तो एक्चुअल वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपनी ओवरऑल लेंथ जो मेरे डेटा की है, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ रोज़ अवेलेबल हैं, तो मेरे पास परसेंटेज में आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट रेंज में आ जाएगा। दैट मीन्स जैसे हमने बोला था कि सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है, तो 92% ऑफ द वैल्यूज़ आर मिसिंग फॉर द कॉलम डिटेक्टेड सिटी, and 59% values are missing for the column age bracket, and 57% of the values are missing for the gender column। तो ये 3 कॉलम ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं, हम इसको रिमूव नहीं करते हैं। बट अगर हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे देन हमें ये कॉलम हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ जो है मिसिंग है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो अभी हम यहाँ पे मशीन लर्निंग को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे डेटा साइंस को यूज़ कर रहा हूँ। तो उसी के केस के रिलेटेड मैं यहाँ पे कोई भी डेटा रिमूव नहीं करूँगा। जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं किस एज ग्रुप के आए हैं और किस जेंडर के आए हैं। और ऐसे ही अगर मेरे को इसको राउंड ऑफ करना हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं राउंड फंक्शन को यूज़ करूँगा। यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू पास करनी है और अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस आप वैल्यू चाहते हो, तो जो वैल्यू है वो मैं ये सारी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ, वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरे पास हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। सेम अगर मेरे को रो वाइज चेक करना हो तो सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट इज़ नल डॉट सम। अब सम मेरे को रो वाइज करना है, तो उसकी जगह आपको लिखना है x इज इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। हर रो में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है वो शो कर देगा। जैसे लास्ट की रो में 11 वैल्यूज़ मिसिंग है, क्योंकि उसमें डेटा ही नहीं था। इसको भी अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट कर लूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, तो हमें ये पता लग जाएगा किस रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज़ मिसिंग है और किस रो के अंदर कुछ भी वैल्यूज़ मिसिंग नहीं है। तो ये सारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। इसके अंदर कैसे इन मिसिंग वैल्यूज़ को भी हैंडल करना होता है, इन सभी को हमें 0 0 0 0 करना होता है। वो कैसे करते हैं वो मेरे आप पुराने सेशंस चेक कर सकते हो जाके, जिसके अंदर मैंने मेलबर्न हाउस डेटा और दूसरा जो है मूवीज़ वाला डेटा उठाया था, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर डेटा क्लीनिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम चेक कर लेते हैं हर मंथ यहाँ पे कितने केसेस जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल कोविड-19 केसेस मंथ वाइज अगर मेरे को देखना हो तो ये मेरा ओवरऑल डेटा है। हर मंथ के अकॉर्डिंग देखना है तो ये मंथ कॉलम के अकॉर्डिंग मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 एंड मंथ 4 के अकॉर्डिंग कितने केसेस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो दैट इज़ डेटा डॉट ग्रुप बाय, यहाँ पे मेरे को लिखना है मंथ के अकॉर्डिंग। ग्रुप बाय मंथ का मतलब होता है कि मंथ के अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा डेटा सेपरेट कर लिया, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, जितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं इसको मेरे को क्या करना है, सम करना है। इसके अकॉर्डिंग जो आपने सेपरेट किया है नंबर ऑफ़ केसेस को आप क्या कर दो, सम कर दो। अब जैसे इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे इसने ये प्रॉपर शो करके दिखा दिया कि मंथ 1 में एक ही केस था, मंथ 2 के अंदर 2 केस थे, मंथ 3 जब आया उसमें 1635 केसेस थे, 4th मंथ में 36,000 हो गए, 5th में और ज़्यादा हो गए। अब अभी अगर मैं रिसेंटली जुलाई की बात करूं, हार्डली अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैंने मंथ वाइज केसेस निकाले हैं इसमें ये वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं। अभी 1,91,404 तो केसेस नहीं आए हैं,
5 दिन के अंदर, राइट। क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ़ केसेस सम किए हैं उसमें जो स्टेटस अगर हम चेक करें उसमें वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, उसमें रिकवर्ड भी हैं और उसमें जितनी डेथ हो चुकी है वो भी हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने डेटा को यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ़िल्टर करने के लिए डेटा को यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा में जो करंट स्टेटस है हमें वो दिखाओ जो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो रिसेंटली केस आए हैं। करंट स्टेटस विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे हॉस्पिटलाइज्ड। तो जैसे इसको रन करूँगा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में बता देगा कहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड है कहाँ पे नहीं है। और इसी को एज इट इज़ अगर हम एज अ इंडेक्स पास कर दें अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर तो मेरे पास डेटा सिर्फ वही आएगा जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग ये जो डेटा निकला है यहाँ पे इसको मैं कट कर रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि तो अब तुम मंथ वाइज मेरे को यहाँ पे इस डेटा को सेपरेट करो और इसके अकॉर्डिंग मेरे को बताओ कि कितने केसेस आ रहे हैं। देन हम कंपेयर करेंगे अपनी लाइव वेबसाइट के साथ कि कितने केसेस आ रहे हैं। जैसे जब इसको मैं रन कर रहा हूँ सो यहाँ पे शो कम हो गए केसेस, तो उसने बोला 1,12,044 केसेस हैं मेरे पास 7। जैसे फर्स्ट और सेकंड मंथ में शो नहीं कर रहा क्योंकि अब वो हॉस्पिटलाइज नहीं रहे हैं, वो रिकवर हो चुके हैं, इस वजह से जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं। तो थर्ड मंथ में स्टिल अभी भी 1431 पर्सन्स जो हैं वो स्टिल हॉस्पिटलाइज हैं, अभी वो रिकवर नहीं हुए हैं। अब 7 मंथ की अगर बात करूँ इसमें 1,12,044 5 दिन के अंदर इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं उसी वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ, दैट इज़ covid19india.org। और एक मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं एज अ कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास हर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो एक बार इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। यप, तो मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल इंडिया दिखा रहा है और इंडिया में मेरे को सिर्फ और जुलाई में जाना है। तो यहाँ पे आप चेक करना, यहाँ पे केसेस दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे 1 जुलाई को मूव कर रहा हूँ। 1 जुलाई को जो केसेस हैं दैट इज़ 19,429 तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 19,429 प्लस ये हो गया 1 जुलाई। ऐसे ही सेकंड को चलते हैं, ये तेलंगाना में पहुँच गया, मेरे को ओवरऑल इंडिया में देखना है तो इंडिया में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 जुलाई में 21947 तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 21947। 3 जुलाई में चलते हैं, 3 जुलाई में 22,718 22718। 4 जुलाई की अगर बात करेंगे 24,018। और अगर आज 5 जुलाई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 23,932। इसको अगर मैं सम करूं तो 1,12,044 मतलब इतने लोग स्टिल अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। और हमें जो यहाँ पे शो कर रहा है 1,12,044 सेम जो वहाँ पे शो कर रहा है सेम मेरे यहाँ पे गूगल के कैलकुलेटर में शो कर रहा है और सेम ये जो एक्चुअल रिज़ल्ट है यहाँ पे शो कर रहा है। दैट मीन्स हमने जो डेटा यहाँ पे उठाया है वो एकदम एग्जैक्ट डेटा है जो हमने यहाँ पे लाइव वेरीफाई कर लिया। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया कि अभी भी कितने लोग जो हैं वो स्टिल हॉस्पिटलाइज हैं, क्योंकि जुलाई में जितने भी नए लोग आए हैं वो सारे हॉस्पिटलाइज होंगे 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, कोई ठीक नहीं होने वाला। तो हर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पता लग गया कि कितने लोग हैं जो कि स्टिल अभी भी इससे इफ़ेक्टेड हैं। अगर इस डेटा को मेरे को विजुलाइज़ करना हो, इसको मैंने किसी m नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ और इसको अगर मेरे को किसी बार प्लॉट में शो करना हो मैं लिख सकता हूँ m.plot.bar और बार प्लॉट करने के बाद यहाँ पे लिख सकता हूँ plt.show कि उसी ग्राफ को शो कर दो बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3rd मंथ में जो इतना था, 4th में इतना, 5th में इतना, 6th में यहाँ तक और इस 7th मंथ में अभी 5 दिन हुए हैं और ये कितनी आगे जाने वाला है आप सोच नहीं सकते, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसमें ये चेक करना हो कि कितने मेल और कितने फीमेल इफ़ेक्ट हुए हैं अभी तक, तो उसके लिए यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब मेरे को मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग डेटा को सेपरेट कर देना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा डॉट ग्रुप बाय जेंडर के अकॉर्डिंग डेटा को सेपरेट कर दो और इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ केसेस को सम करके बता दो और जो केसेस आ रहे हैं और इसको मेरे को सम करना है तो यहाँ पे एक सम फंक्शन लिखूँगा। तो यहाँ पे ये बता देगा कि फ़ीमेल जो है वो इतनी है और मेल जो है वो इतने हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे जितना मेरे पास डेटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को चेक करना हो तो ऑलमोस्ट डबल है।
मतलब अगर आप मेल हो दैट मीन्स 50% चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आप कोरोना से इफेक्ट हो जाओगे, राइट। तो जितना मेरे पास डेटा था उसके अकॉर्डिंग ये स्टैट्स आ रहे हैं। अगर मेरे पास एग्जैक्ट डेटा होता तो माइट बी 75% ऑफ द मेल जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं कोरोना से। अब नेक्स्ट अगर चेक करना हो कि ऐसी कौन सी एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, सो अगेन इसमें भी मेरे को डेटा डॉट ग्रुप बाय एज के अकॉर्डिंग मेरे को अपना डेटा सेपरेट करना है। एज का जो कॉलम था वो था एज ब्रैकेट, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा डेटा है वो सेपरेट हो जाए। और मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस को क्या करना है, सम करना है एज के अकॉर्डिंग। तो मैंने ग्रुप बाय एज ब्रैकेट कर दिया, हर एज का डेटा अलग हो गया। हर एज का डेटा जो अलग हुआ है उसके जो नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं उसको आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। अब जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे दिखा देगा कि इस एज, ये जो 0.1 एज है इसमें 2 केसेस हैं। अगर एज आपकी 1 ईयर है देन 8 केसेस हैं। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं वो किस एज ग्रुप में आए हैं। सो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर लेते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो हैं एज ग्रुप 30 के। अगर आपकी एज 30 है देन उसमें जो केसेस मिले हैं 1209 केसेस। एज 40 है तो 1027, एज 25 है 1015, एज 35 है 992, एज 32 है 936। अब इसमें मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर आपकी एज 30 से लेके 40 के बीच में है देन आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम द एज 30 to 40 then you have the maximum chance that you can affect with this coronavirus, right? तो ये हमने यहाँ पे कुछ एनालाइज कर लिया। जितनी हमारे पास एज अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टैट्स बोलते हैं वो ये बोलते हैं। तो अगर आपकी एज 30 to 40 के बीच में है और अगर आप मेल हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके कोरोना से इफ़ेक्ट होने के। अब इसी को अगर मेरे को यहाँ पे टॉप 10 एज निकालनी हो तो मैं इसको यहाँ पे डॉट हेड लिख सकता हूँ, हेड के अंदर 10 पास कर सकता हूँ जिसमें टॉप 10 एज निकल जाएंगी। जैसे मेरे को 32 के बाद एज कौन सी है, 45, 24, 28, 27, 26, दैट मीन्स 24 से लेके 45 के बीच में जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट हैं। जितनी यंग जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा इस कोरोना के इफेक्ट में आएगी। तो इसको भी मैं किसी m नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। और सेम इसको अगर मेरे को प्लॉट करना हो देन सेम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m डॉट प्लॉट। कौन सा करना मेरे को, बार प्लॉट। और इसमें फिगर का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, फिगर साइज़ विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 15 इसकी विड्थ कर देते हैं और हाइट 5 कर देते हैं। देन इसको शो कर लेते हैं। अब जैसे इसको मैंने रन किया यहाँ पे तो पूरे का पूरा ग्राफ जो है वो मेरे पास यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। देन चेक करना है हर स्टेट में कितने केसेस आ रहे हैं वो चेक करना है। तो अगेन इसमें भी डेटा में जो करंट स्टेटस है वो हम हॉस्पिटलाइज देख लेते हैं। सो डेटा ऑफ करंट स्टेटस विच इज़ इक्वल्स टू हॉस्पिटलाइज्ड, और इसको मैं ओरिजिनल अपने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ जिसमें से मेरे पास पूरे का पूरा डेटा वो आ जाएगा जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्रुप बाय करता हूँ। स्टेट के अकॉर्डिंग मैं अपने डेटा को अलग कर लेता हूँ, ग्रुप बाय डिटेक्टेड स्टेट। सो स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने डेटा अलग कर लिया और इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस को सम करूँगा और उसके बाद अपने डेटा को सॉर्ट करूँगा। देन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, और इसको मेरे को फॉल्स कर लेना ताकि डिसेंडिंग में आ जाए, ये पता चल जाए सबसे ज़्यादा केसेस किस स्टेट के अंदर हैं। तो जैसे ऑलरेडी स्टैट्स भी हमें यही बताते हैं, सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं दैट इज़ इन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन दिल्ली, देन गुजरात। जितने भी अभी हॉस्पिटलाइज की अगर मैं बात करूँगा तो स्टिल यहाँ पे ये इतने लोग हैं जो महाराष्ट्र में स्टिल इतने हॉस्पिटलाइज हैं, तमिलनाडु में इतने हॉस्पिटलाइज हैं और दिल्ली में इतने हैं। तो सेम यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु एंड देन दिल्ली, राइट। तो सेम वही स्टैट्स आ रहे हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है 99444 और यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है 99440। तो बीच में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे या
मे बी कुछ डेटा इन्होंने और ऐड कर दिया हो। अगर मैं डेटा को दोबारा से रन करूं या फेच करूं तो 4% हो सकते हैं मेरे पास यहाँ पे और ऐड हो जाएं दिल्ली के, राइट। तो क्योंकि ये लाइव डेटा अपडेट हो रहा है, तो जब मैंने इसको रन किया होगा तो हो सकता है अभी उसको 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया उस डेटा को फेच किए, तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने और वैल्यूज़ ऐड कर दी हूँ, तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे इस वजह से वेरी कर सकती हैं। अब ऐसे ही इसको भी मैं यहाँ पे सेम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स से m नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। और ऐसे ही इसको भी अगर मेरे को विजुअलाइज़ करना हो तो सेम मेरे को वही कोड लिखना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग ये मेरे को दिखा देगा, महाराष्ट्र में इतने, तमिल में इतने, दिल्ली में इतने, गुजरात में इतने, उत्तर प्रदेश में इतने, तेलंगाना में, और यहाँ पे ये पंजाब में इतने। तो यहाँ पे आप देख के चेक कर सकते हो कि महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है और दिल्ली और जो तमिलनाडु है वो ऑलमोस्ट सेम उसके ऊपर चल रहे हैं, और बाकी सब इक्वल हैं। चाहे मैं गुजरात की बात करूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तेलंगाना, कर्नाटका की, तो ये सभी एक सेम ग्राफ के अंदर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर मेरे को देखना हो कि हर दिन कितने केसेस आ रहे हैं, राइट, तो हर दिन जितने केसेस आ रहे हैं अब मेरे को वो यहाँ पे चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा में से वो निकाल लेता हूँ जिसमें जो करंट स्टेटस है जो कि सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड हो, ताकि हमें ये पता चल जाए हर दिन कितने केसेस आ रहे हैं। सो डेटा डॉट करंट स्टेटस विच इज़ इक्वल्स टू हॉस्पिटलाइज्ड। सो इसको हम पास कर देंगे अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये देखना है कि हर दिन कितने केसेस आ रहे हैं, हर मंथ में, हर डे में कितने केसेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं ग्रुप बाय कर लेता हूँ। मेरे को हर मंथ के अकॉर्डिंग और उसमें हर दिन के अकॉर्डिंग कितने केसेस आ रहे हैं वो देखना है। तो यहाँ पे इसको मैं डेटा फ्रेम के अंदर ले लेता हूँ, इसी वजह से मैंने इसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। सिंगल में लिख दोगे तो ये सीरीज़ में आ जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सम को कॉल कर देना है। इसको मैं किसी डे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये अभी भी जो हॉस्पिटलाइज हैं डे, अगर मैं मंथ 3 की बात करूँ तो उसमें 4 मार्च की अगर मैं बात करूँ उसमें 5 पेशेंट हैं, 5 मार्च में 1 है, 7 मार्च में 2 हैं, 9 मार्च में 4 लोग हैं ऐसे, और 10 मार्च में 4 लोग ऐसे हैं। और अगर मैं यहाँ पे 7th मंथ की बात करूँ जिसमें मैंने बोला था मेरे पास 5 दिन का डेटा होगा जुलाई का, 1 जुलाई, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, तो मैंने यहाँ पे गूगल कैलकुलेटर में भी जो मैंने वैल्यूज़ कॉपी की हैं तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें देखने को मिल रही है 19,429, सेम वही वैल्यू हमें यहाँ पे शो हुई है जो मैंने लाइव वेबसाइट से उठाई थी। सेकंड 21,947 वो भी ट्रू है, 22,718 ये भी वैल्यू ट्रू है, एंड 24,018 ये भी वैल्यू ट्रू है, एंड 23,932 ये भी वैल्यू ट्रू है। दैट मीन्स हमने जो एनालिसिस की है वो अभी तक परफेक्ट एनालिसिस है और हमारा जो डेटा है वो एकदम परफेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे जाके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आज 5 जुलाई को अगर इतने केसेस आए हैं, 6 को कितने होंगे, या आज के 10 दिन बाद ये केसेस कितने होने वाले हैं। वहाँ पे मशीन लर्निंग काम करेगी। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ डेटा साइंस का काम है। अब एक बार इसको विजुअलाइज़ करते हैं, देन उसमें हम कुछ और एनालाइज कर सकते हैं। सो इसको मैं, जिसको मैंने डे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, इसको मैं अनस्टैक कर रहा हूँ। अब मेरे को इसको 3 डिफरेंट ग्राफ चाहिए, हर मंथ के अकॉर्डिंग मेरे को डिफरेंट ग्राफ चाहिए, मंथ 3 का, 4th का, 5th का, 6th का, 7th का। तो जितने भी मेरे पास हर मंथ का डेटा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को सेपरेट डे वाइज ग्राफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे अनस्टैक को यूज़ करूँगा ऑन लेवल इक्वल्स टू 0 पे, और मेरे को जो प्लॉट करना है वो मेरे को बार चार्ट प्लॉट करना है। तो काइंड इक्वल टू बार, इनके सेपरेट प्लॉट मेरे को बनाने हैं, तो दैट मीन्स सब प्लॉट्स मेरे को यहाँ पे ट्रू करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो फिगर का साइज़ मेरे को देना है तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे को 10x10 का फिगर का साइज़ दे दो, और उसके बाद तो मेरे को ग्राफ को शो करके दिखा दो। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा, हर मंथ के अकॉर्डिंग, हर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ जो है वो मेरे को यहाँ पे शो कर जाएगा। तो अगर मैं मंथ 3 की बात करूँ, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस की अगर मैं देखूँ तो 300 तक मैक्सिमम केसेस गए थे। लेकिन अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ़ केसेस थे वो नियर बाय 500 के आसपास थे। तो जो मिनिमम केसेस
मार्च में 0 थे, अप्रैल में मिनिमम केसेस 500 के आसपास थे। सेम अगर मैं यहाँ पे मई की बात करूँ तो मिनिमम नंबर ऑफ़ केसेस 2500 पर डे थे, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और अगर वही जून की बात करूँ, मिनिमम नंबर ऑफ़ केसेस 7500 के आसपास थे। और वही अगर मैं जुलाई की बात करूँ, मिनिमम नंबर ऑफ़ केसेस 20,000 आ रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं मशीन लर्निंग नहीं यूज़ करता, जस्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगस्त में मिनिमम नंबर ऑफ़ केसेस कितने होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर वहाँ पे अगर 5000 है तो 20,000 हो रहा है। अब अगर 20,000 आ रहा है तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि वो 80,000, 70,000 या 60,000 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मोर देन 20,000 अगर पर डे आ रहा है तो आते 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 तो नेक्स्ट मंथ की अगर बात करूँगा उसमें 40,000 के आसपास आपको पर डे केसेस देखने को मिल सकते हैं, अगर मैं अगस्त की बात करूँ। तो अभी अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इसी वे में बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एनालाइज करके देख लिया। और अगर मेरे को ये देखना है कि कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, सो डेटा में से हम ये चेक कर लेते हैं कि करंट स्टेटस में कितनी यूनिक वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सो डेटा ऑफ करंट स्टेटस डॉट यूनिक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, जिसमें ये पता चल जाएगा मेरे पास रिकवर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड और यहाँ पे जिनकी डेथ हो चुकी है, डिसीज़ लिखा हुआ है, तो वो कितने लोग हैं, माइग्रेट कितने हो चुके हैं। तो मेरे को यहाँ पे अपने डेटा में वही निकालना है जिनकी डेथ हो चुकी है। सो करंट स्टेटस विच इज़ इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे पास वही लोग होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है। अब मेरे को ये काउंट करना है कि कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ केसेस सम कर दिया जाए, तो आपको रफली आइडिया मिल जाएगा 18,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं, राइट। अब सेम मेरे को अगर ये देखना हो किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं, तो वो अगर मेरे को चेक करना हो, देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रुप बाय, यहाँ पे डिटेक्टेड स्टेट। सो डिटेक्टेड स्टेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस को सम कर देंगे और इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। देन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, डिसेंडिंग में करने के लिए असेंडिंग विच इज़ इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, दैट इज़ 8400 के आसपास, देन दिल्ली में, देन गुजरात, देन तमिल, देन उत्तर प्रदेश में। तो सबसे कम जो डेथ हुई हैं, अगर पंजाब की बात करें उसके अंदर भी हमारे पास 148 डेथ जो है वो हो चुकी हैं। लद्दाख, चंडीगढ़, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं, राइट। तो ये हम यहाँ पे और भी बहुत कुछ इस डेटा में निकाल सकते हैं। सो यही होता है कि किस डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना, डेटा को क्लीन करना। तो डेटा क्लीनिंग आप दूसरे सेशन में जाके चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर और भी बेटर वे में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था लास्ट के सेशन में, अब इस सेशन में मैंने उस डेटा को एनालाइज़ किया और उसको विजुअलाइज़ किया, राइट। अब नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कि मेरे को इस डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन करनी है कि अगर आज कोरोना के इतने केसेस हैं, देन कल मेरे पास कितने केसेस होंगे। तो मैंने आपको लाइव पूरे का पूरा डेटा वेरीफाई करके दिखा दिया। जो रिज़ल्ट्स इनकी लाइव वेबसाइट के अंदर शो कर रहे हैं, वही सारे के सारे रिज़ल्ट्स मैंने यहाँ पे पाइथन के अंदर सारे फेच कर लिए, राइट। अब मेरे को कभी भी अगर आज के बाद 10 दिन बाद अगर मेरे को रिज़ल्ट देखने हो, तो मेरे को जस्ट उस डेटा की फ़ाइल को दोबारा से अपडेट करना है और इसको रन करना है। तो मेरे को बार बार डेटा को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा एक लाइव APIs बन गई, लाइव मेरा डेटा बन गया। मैं कभी भी जब भी आऊँगा तो मैं लाइव एनालिसिस कर सकता हूँ, राइट। तो ये होती है आपकी पाइथन के अंदर डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ देखा। स्टेट के अकॉर्डिंग, हर जेंडर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देख लिया, एज ग्रुप के अंदर देख लिया कि स्टेट में कितने केसेस हैं, हर मंथ में कितने केसेस आ रहे हैं, वो हमने सारा चेक कर लिया, राइट। So hope you like this session, and if you really like this session, you can share this video to your friends. You can like the video and you can also subscribe to my channel. So see you on the next session, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू कैसे हम इस डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।